Hello students, let us talk about the real gas. तो हेडिंग लिखो real gases. What is real gas? हर गैस रियल ही है, आइडियल तो कुछ भी ना है, ना आइडियल मैं हूं ना आप हो, नथिंग इज आइडियल. आइडियलाइजेशन तो एक बस आइडियल गैसेस तो एक काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन है विद सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस टेकन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG. तो जो गैसेस एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज जो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ हैं उनको फॉलो नहीं करते या उनको जो फॉलो करते हैं दे आर आइडियल गैसेस, और जो उनको फॉलो नहीं करते वो है रियल गैसेस. तो गैसेस विच डू नॉट फॉलो gas laws, for example Boyle's law, Charles law, तो ये आइडियल गैस लॉज हैं, इन्हें बोलते हैं आइडियल गैस लॉज. तो गैसेस विच डू नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉज आर कॉल्ड रियल गैसेस. उन्हें हम रियल गैसेस बोलते हैं. इनफैक्ट every gas which exists is a real gas. In fact every gas which exists is a real gas. हर गैस जो एग्जिस्ट करती है, ये हवा है मान लो इस रूम में, आपके रूम में भी हवा तो होगी, बगैर हवा के थोड़ी सर्वाइव कर पाओगे. तो ये रूम में हवा है, एयर O2 N2 है, ये भी रियल गैसेस ही हैं. But real gases can behave ideal gases under certain conditions of the pressure and temperature. तो real gases behave like ideal gases or close to ideal gases under low pressure and high temperature conditions. And high temperature तो real gases behave like ideal gases under low pressure and high temperature conditions. हालांकि depending upon the pressure and temperature, real gas may behave close to the ideal behavior or may show lot of deviations from the ideal behavior. तो वो conditions पे depend करता है. जैसे डेविएशन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे मान लो ये प्रेशर वर्सेस Vm मोलर वॉल्यूम की बात करें तो जैसे ये आइडियल गैस है मान लो, तो रियल गैस का बिहेवियर वुड बी लाइक दिस. इस टाइप का बिहेवियर होता है. तो ये जो डैश वाली लाइन है ये आइडियल हो गई, और सॉलिड लाइन से जो शो किया है ये रियल गैस हो गई. ये रियल है, रियल गैस, और ये आइडियल गैस. और मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है तो ये आइसोथर्म हो गए, because PV is equal to constant for the ideal gas. तो आइडियल गैस के लिए PV is equal to constant है. These are called isotherms. So these are real and ideal isotherms. Real and ideal isotherms. अच्छा क्या ऑब्जर्वेशन है देखो जरा. मान लो ये हाई प्रेशर कंडीशन ले ली, हाई प्रेशर पे दिस इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड दिस इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. बट लो प्रेशर पे कंडीशन बिल्कुल अलग है, उल्टा. ये देखो
VA है VM रियल और यहां आ गया VM आइडियल। तो ये ऑब्जर्वेशंस भी पाए जाते हैं। क्या ये ऑब्जर्वेशंस हैं? क्या एट हाई प्रेशर अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस, एट हाई प्रेशर पर डेविएशंस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मोल। जब भी कोई शब्द मोलर आ जाता है तो मोलर मास, एक मोल का मास, मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, मोलर एनर्जी, एक मोल सब्सटेंस की एनर्जी, मोलर मींस ऑफ 1 मोल। तो हाई प्रेशर पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि रियल गैस का मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये ऑब्जर्वेशन है। और लो प्रेशर पर क्या ऑब्जर्वेशन है? मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस इज द डेविएशन ऑफ द रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर तो PV इज इक्वल टू nRT फॉलो करता है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस, बट रियल गैस डज नॉट फॉलो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऊपर लिखा तो है रियल गैसेस होती वो हैं जो आइडियल गैस लॉज जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इनको फॉलो ना करें। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। तो ये थे डेविएशंस ऑफ द रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इन द PV डायग्राम, आइसोथर्म्स। बट आइसोथर्म इज नॉट ए गुड वन टू शो द डेविएशन। डेविएशन शो करना है किसी रियल गैस का आइडियल के मुकाबले में, तो हमारे पास एक बेहतर, बढ़िया एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट था, ये याद रखेंगे। ग्राफ वुड बी लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ जरूर याद रखें, नोट कर लें एक बार। फिर बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, नोट इट डाउन। तो क्या बात कर रहे हैं? डिविएशंस ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर बेटर एक्सप्रेस्ड in terms of compressibility factor. In terms of compressibility factor. तो deviations of the real gas from the ideal behavior are better expressed in terms of the compressibility factor. तो एक नया definition या नई term define करेंगे compressibility factor. कई बार इसे Z इसका सिंबल है और इसे कई बार कंप्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं. What is compressibility factor? It is the measure of extent of deviation of the real gas from the ideal behavior. It is the measure of deviation of real gas from ideal behavior. So what is compressibility factor? It is the measure of deviation of the real gas from ideal behavior. But है क्या, ये परिभाषा क्या है? It is the ratio of molar volume of real gas
and ideal gas, molar volume of real gas and molar volume calculated from ideal gas equation under same pressure and temperature conditions. Under same pressure and temperature conditions, real gas का molar volume upon molar volume of the ideal gas by PV is equal to nRT, उसका जो रेशियो होगा that is called compressibility factor. तो Z is equal to Vm real gas upon Vm ideal under same conditions. अच्छा Vm रियल क्या हुआ, V अपॉन N, मान लो V इज द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस है, अपॉन आइडियल. आइडियल के लिए क्या यूज करते हो, PV इज इक्वल टू nRT, P आइडियल. तो P इंटू V आइडियल अपॉन N इज इक्वल टू RT. आइडियल गैस का वॉल्यूम पर मोल, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो मोलर वॉल्यूम बन गया. तो P इंटू Vm आइडियल इज इक्वल टू RT. तो यहां से Vm आइडियल की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से निकालो तो क्या आ गई, RT अपॉन P. तो RT अपॉन P रख दो यहां, तो Z की वैल्यू आ गई PV अपॉन nRT. और आप इसे यूं भी लिख सकते हो कि PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT. इट्स ए यूजफुल इक्वेशन applicable even for the real gases. Obviously अगर आइडियल गैस है तो Z की वैल्यू 1 होगी in the all range of the pressure and temperature. पहले यहां तक की बात लिखो, एक बार लिखो, मैं दोबारा समझा करके फिर अगले पॉइंट पे मूव करेंगे. नोट इट डाउन. हाँ भाई देखो क्या बात कर रहे हैं. रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर. कई कंडीशंस में रियल गैस का बिहेवियर आइडियल जैसा हो जाता है और वो कंडीशंस होती हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. बट यदि उल्टा कर दो, प्रेशर काफी हाई कर दो और टेम्परेचर काफी लो कर दो, तो गैसेस रियल गैस का डेविएशन बहुत ज्यादा होता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. और इस डेविएशन को शो करने का एक तरीका तो हमने पढ़ा था पीवी डायग्राम में, आइसोथर्म्स के फॉर्म में, बट वो कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं है. इसके लिए ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम रियल गैस के डेविएशन को शो कर पाएं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगर डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड मोलर वॉल्यूम कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन लाइक दिस. तो ये V क्या है, ये रियल गैस का वॉल्यूम है, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम पर यूनिट मोल्स. और RT अपॉन P क्या है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. तो यहां से इक्वेशन आ गई P इंटू V इज इक्वल टू Z इंटू nRT. अब एक बार यहां को इसको हटा लेंगे, आगे की बात कहेंगे. तो इक्वेशन क्या आई, PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT. इफ Z इज इक्वल टू 1 इन ऑल रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन गैस इज आइडियल. तो आइडियल गैस के लिए Z हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1. तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1. But for real gases, Z may be close to 1, may be away from 1. So Z is not equal to 1 for a real gas
अंडर ऑल रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर जोन में हो सकता है कि जेड की वैल्यू काफी क्लोज हो, इक्वल टू 1, बट अदर रेंजेस में अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो बोलोगे इट इज अ रियल गैस। तो रियल गैस के लिए जेड बराबर नहीं होता। जेड, इफ जेड इज ग्रेटर देन 1, अगर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी, बट पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जेड इज ग्रेटर देन 1, देन रियल गैस शोज positive deviation from ideal behavior, but अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है then real gas shows negative deviation from ideal behavior। तो Z की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो कहा जाएगा कि रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, और लेस देन 1 है तो कहा जाएगा इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो इसका मतलब जेड 1 से जितना ज्यादा दूर होगा डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या? ग्रेटर इज द डिपार्चर ऑफ जेड फ्रॉम unity, greater is the departure of Z from unity, greater will be the deviation from ideal behavior। तो Z की वैल्यू 1 से जितना ज्यादा परे होगी, ग्रेटर इज द डिपार्चर ऑफ द Z फ्रॉम यूनिटी, ग्रेटर विल बी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो डेविएशन उतने ही ज्यादा होंगे, और Z 1 के जितना पास होगा डेविएशन उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल लो, Z की वैल्यू मान लो 1.2 है एक केस में Z की वैल्यू 0.98 है। बताओ कौन ज्यादा डेविएशन शो करेगा? ज्यादा वाले लो तब कंपैरिजन करते हैं। मान लो 1.5 है गैस ए के लिए, गैस बी के लिए, तो क्या बोलोगे कि बी शोज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। गैस बी शोज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अगर ZA की वैल्यू 1.2 और ZB की वैल्यू 1.5 है अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, दो अलग अलग गैसेस के लिए अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, दो अलग अलग गैसेस हैं, एक का Z 1.2 है, एक का Z 1.5 है। ये पक्की बात है, दोनों डेविएशन शो कर रहे हैं, बट कौन ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है? जो 1 से ज्यादा दूर है। कौन? 1.5। तो गैस B shows more deviation from ideal behavior than the gas A। I hope you have understood the point। तो गाइस ये था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स क्या होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार ये नोट कर लो तो मैं बताता हूं। एक्सपेरिमेंटल Z वर्सेस P प्लॉट्स फॉर रियल गैसेस। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है। एक तो ग्राफ देखो ये जैसे Z जिसकी वैल्यू क्या थी? PV अपॉन nRT, या फिर क्या लिख सकते हो? PVM अपॉन RT, ऐसा लिख सकते हो। Z, तो Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसकी वैल्यू PVM अपॉन RT के बराबर है, वर्सेस प्रेशर।
अगर जेट की वैल्यू 1 है इन द ऑल रेंज ऑफ प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर, देन यू विल से कि जेड इज इक्वल टू, अगर ये 1 है तो ये तो आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करता है, आइडियल गैस को। मान लो ये ग्राफ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर ले लिया फिक्स्ड, 0 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर ले लिया। ये टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो बिहेवियर इज फाउंड टू बी लाइक दिस, helium shows least deviation from the ideal behavior and the graph is like this। हाइड्रोजन का बिहेवियर भी लगभग ऐसा होता है, दिस इज हीलियम, दिस इज H2, और वो नेगेटिव डेविएशन ही शो नहीं करते। जेट की वैल्यू लेस देन 1 ही नहीं होती अंडर रूम टेम्परेचर कंडीशंस या 0 डिग्री सेल्सियस पर। बाकी अगर हम CO2 गैस ली या CO गैस ली तो डिविएशंस आर लाइक दिस, और अमोनिया गैस लें तो डेविएशंस और ज्यादा होते हैं। सो दिस इज फॉर CO, दिस इज फॉर अमोनिया गैस। सब रियल गैसेस हैं ये, क्योंकि जेट की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। इनफैक्ट एवरी गैस विच एग्जिस्ट इज अ रियल गैस, एवरी गैस विच एग्जिस्ट इज अ रियल गैस। तो एक तरीके से ये डेविएशन हो गया, ये हीलियम के लिए था, ये हाइड्रोजन के लिए है। नेगेटिव डेविएशन शो करते हुए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ज्यादा डेविएशन अमोनिया के लिए। तो अमोनिया शोज हैवीएस्ट डेविएशन, जितना 1 से नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, हैवीएस्ट डेविएशन। ऐसा क्यों है? यू विल स्टडी, बिकॉज अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर। अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ द हाईली पोलर नेचर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो डेविएशंस भी ज्यादा हैं। तो एक तरीके से ये तरीका हुआ डेविएशन शो करने का। अच्छा, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस। तो फॉर डिफरेंट गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर डिफरेंट गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ग्राफ हुआ। अब बात करें, मान लो Z इज इक्वल टू PVM अपॉन RT वर्सेस प्रेशर वाला ग्राफ, बट फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो दो ग्राफ अलग अलग हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड ग्राफ्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है ऑफ द रियल गैस जो शो कर रहा है कि डेविएशंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड सो ऑन। जैसे ये आइडियल गैस है, Z इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे जाओगे तो नेगेटिव डेविएशन। यहां भी ले लो, ये आइडियल बिहेवियर हुआ, Z इज इक्वल टू 1। अब जरा देखना, मान लो कोई पर्टिकुलर गैस ले ली, अमोनिया ही ले लेते हैं, मान लो सेम गैस अमोनिया ले लो, NH3। हैवी डेविएशन शो करता है एट ए रूम टेम्परेचर लाइक दिस, दिस इज द टेम्परेचर T1, मान लो रूम टेम्परेचर है ये, हैवी डेविएशंस। उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेविएशन घटते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो डेविएशन और घट जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो डेविएशन और घट जाते हैं। बिहेवियर बिकम्स वेरी मच क्लोज टू द आइडियल बिहेवियर। सो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3 और ये T4 है। तो T1 से बड़ा है T2, T3 एंड T4। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे डेविएशंस उतने ही घटते जाएंगे, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। इधर देखियो तो देखो, इधर मान लो T1 टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर है, तो अमोनिया बहुत हैवी डेविएशन शो करता है। ऐसा ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसा है, ये जैसे टिक मार देते हैं ना, राइट, करेक्ट करेक्ट। नाइके शूज, मेरे पास मैंने चप्पल पहन रखी है तो मैं दिखेगी ना अभी, बट जैसे शूज होते हैं ना नाइके के, नाइके, यस। सो ग्राफ इज लाइक नाइके फॉर most of the gases graph is Nike except hydrogen and helium। क्यों है हाइड्रोजन एंड हीलियम का बिहेवियर अलग अंडर रूम टेम्परेचर? क्यों नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही भाग रहे हैं वो? उसका अलग केस स्टडी करेंगे।
अभी तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बता रहे हैं, इन एक्सप्लेन भी करेंगे ग्राफ्स को विद द हेल्प ऑफ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। तो हम ये कह रहे थे कि अगर एक पर्टिकुलर गैस पकड़ लें, जैसे अमोनिया गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर, मान लो ये रूम टेम्परेचर है T1, तो बहुत ज्यादा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन भी बहुत ज्यादा और पॉजिटिव डेविएशन भी बहुत ज्यादा। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया 200-300 डिग्री सेल्सियस किया तो पता चला डेविएशन काफी घट गए, ग्राफ ऊपर भाग लिया, मतलब z इज इक्वल टू 1 के पास, जितना z इज इक्वल टू 1 के पास जाओगे डेविएशंस उतने ही कम होते जाएंगे फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो देखो डेविएशंस ऊपर की तरफ गए, मतलब कम हो गए, ऊपर से ग्राफ नीचे आ गया, मतलब ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स z इज इक्वल टू 1 लाइन, आइडियल गैस वाली लाइन। और टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ में डेविएशन नेगेटिव भी कम हो गए, पॉजिटिव भी कम हो गए, और टेम्परेचर बढ़ाया तो एक पॉइंट ऐसा आ गया तो ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट वेरी मच क्लोज टू द आइडियल बिहेवियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेविएशंस घटते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी एंड पॉजिटिव डेविएशन भी। आ रही है बात समझ में? सो लाइक दैट यू से। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी कहते भी हैं कि 300 केल्विन पर ये ग्राफ है मान लो, तो बताओ 400 केल्विन पर ग्राफ कैसा होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करना है, z इज इक्वल टू 1 लाइन के पास लाना है, नेगेटिव डेविएशन भी घटाना है और पॉजिटिव डेविएशन भी घटाना है। नीचे से ग्राफ को ऊपर खिसकाओगे, ऊपर से ग्राफ को नीचे खिसकाओगे इन द हाई प्रेशर रीजन। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? जनरली लो प्रेशर जोन में, ये प्रेशर का ग्राफ है, लो प्रेशर जोन में डेविएशंस नेगेटिव हैं और हाई प्रेशर जोन में डेविएशंस पॉजिटिव हैं। इसका सब एक्सप्लेनेशन हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस आफ्टर वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। तो ग्राफ इस तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। दो ये एक्सेप्शनल गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनको अलग से स्टडी करेंगे अंडर रूम टेम्परेचर। बाकी टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी जनरल ग्राफ का बिहेवियर, जनरल गैस का बिहेवियर ऐसा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, बोथ द ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें ग्राफ्स को। एनसीईआरटी भी पढ़ें, एनसीईआरटी में भी दे हैव मेंशन्ड द ग्राफ। जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पे मैच करें या इंटरसेक्ट करें, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो गाइज ये एक बार ग्राफ अच्छे से बना लो, कभी कभी ग्राफ बना के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमोनिया डेविएशन ज्यादा क्यों शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंपैरिजन में, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो दिस नोटेड डाउन, और फिर हेडिंग लिखेंगे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वेल हेडिंग लिखो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट पॉइंट क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT जो है, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कई पोस्टुलेट्स हैं, कई पॉइंट्स हैं, और उनमें दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो रियल गैस पे बढ़िया से अप्लाई नहीं होते। वॉन डेर वाल्स साहब को उनसे दिक्कत थी। वॉन डेर वाल्स साहब ये बोले कि वो PV इज इक्वल टू nRT है ना भैया, PV इज इक्वल टू nRT, उसके अंदर हमने दो मेन फॉल्टी एजम्पशंस ले रखे हैं जो कि रियल गैस पे अप्लाई कई बार नहीं करते। अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, those two approximations or assumptions taken in KTG, kinetic theory of gases, while deriving PV is equal to nRT, they are not applicable. कौन से दो? तो वो पॉइंट थे, एक तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो मान लिए, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जब तो वो लिक्विफाई होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही ना होंगे तो लिक्विफाई क्यों होगी गैस? तो गैस, हर गैस लिक्विफाई होती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होते हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। तो उनका पहला ऑब्जेक्शन आइडियल गैस इक्वेशन में जो KTG में अप्रोक्सीमेशन लिए थे, उसमें पहला ऑब्जेक्शन उनको इसी बात से था कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स।
बोले आइडियल में मान लिया आपने, बट एक्चुअल गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। उन्होंने अट्रैक्शन के फोर्सेस माने, उन्होंने माना कि देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने अट्रैक्शन ही माना। हालांकि फोर्सेस कैन बी अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन कि मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं या दूर दूर हैं। अगर दूर दूर हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, और बहुत पास आ जाएं तो उनके न्यूक्लियस आपस में इतना रिपेल मारते हैं कि अट्रैक्शन भी कम पड़ जाता है, एंड नेट आर रिपल्सिव फोर्सेस। दूसरा ऑब्जेक्शन वॉन डर वाल्स साहब को था केटीजी से आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल गैस। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, बट कई बार नहीं होता। अगर प्रेशर काफी ज्यादा होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होंगे तो उनका अपना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो उन्होंने दो करेक्शन टर्म अप्लाई किए PV इज इक्वल टू nRT में, वॉल्यूम करेक्शन टर्म एंड प्रेशर करेक्शन टर्म। तो क्या थे वो करेक्शन टर्म, एक बार पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज में लिखता हूं। वॉन डर वाल्स was the first scientist or physicist ऐसी हो ना, हाँ, फिजिसिस्ट टू अप्लाई। सर ये केमिस्ट ना थे क्या? नहीं, सब ये फिजिसिस्ट थे। गैसेस स्टेट एक्चुअली इज द केटीजी, और गैसेस स्टेट इज एक्चुअली द चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो वॉन डर वाल्स was the first physicist to apply correction terms in ideal gas equation PV is equal to nRT based on kinetic theory of gases, KTG, kinetic theory of gases. Van der Waals suggested considered the following two assumptions of KTG as faulty for real gases under most pressure and temperature conditions. वॉन डर वाल्स साहब को केटीजी के जो दो अप्रोक्सीमेशंस थे उनसे दिक्कत थी। बोले उन्हीं के कारण जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन जो आ रही है ये रियल गैस पे अप्लाई नहीं कर पाती। तो वॉन डर वाल्स was the first physicist to apply correction terms TERM, first to apply correction terms in the ideal gas equation PV is equal to nRT based on KTG. Van der Waals considered the following two assumptions of KTG as faulty for real gases under most temperature and conditions. कौन सा? First, no intermolecular forces, no intermolecular forces between gas molecules। एक ये assumptions था KTG का जिन ऑब्जेक्शन था। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ गैस molecules is negligible volume of gas molecules is negligible in comparison to that of gas। गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उन्हें इससे भी दिक्कत थी। ये दोनों एजम्पशंस केटीजी के हैं, एजम्पशंस ऑफ केटीजी। So no intermolecular forces between the gas molecules, volume of the gas molecules is negligible in comparison to the volume। उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उन्होंने अट्रैक्शन माने, और साथ में कहा कि
पर्टिकुलरली इन द हाई प्रेशर कंडीशंस मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का अपना कुछ तो वॉल्यूम होता है. सो फ्री वॉल्यूम या आइडियल वॉल्यूम इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन केस ऑफ द रियल गैस, इट इज समथिंग लेस देन द एक्चुअल वॉल्यूम. तो उन्होंने दो करेक्शन टर्म अप्लाई किए. कौन से करेक्शन टर्म वो लिखेंगे, पहले यहां तक की बात लिख लो. A, correction in volume. तो उन्होंने कहा कि सम ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, सो द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव इज लेस देन द अवेलेबल वॉल्यूम. तो सिंस सम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड by gas molecules, so available free volume जिसे आइडियल वॉल्यूम बोलते हैं. केटीजी ने तो ऐसा मान लिया था कि मॉलिक्यूल्स पॉइंट्स मान लिए मॉलिक्यूल्स को, उनका अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लिया, जीरो मान लिया, तो पूरा ही वॉल्यूम अवेलेबल है फ्री मूवमेंट के लिए, तो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम मान लिया. उन्होंने कहा नहीं, वॉन्डरवाल्स बोले नहीं, कुछ तो साइज है, फाइनाइट साइज है. तो सिंस सम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में फाइनाइट साइज, कंसीडर द फाइनाइट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. कुछ तो साइज होता है, कुछ तो वॉल्यूम घेरते हैं. सो अवेलेबल फ्री वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम का मतलब ये है फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो और आइडियल वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल. तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है या वॉल्यूम ऑफ वेसल है उससे कम वॉल्यूम होगा. तो ले लिया, वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लो, वॉल्यूम ऑफ गैस और वेसल. तो इसका मतलब V फ्री इज इक्वल टू V आइडियल, आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V गिवन वॉल्यूम माइनस NB, वेयर B कहलाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस. where B is called excluded volume और co volume per mole of gas. तो उन्होंने कहा कि रियल गैस में जो फ्री वॉल्यूम होता है वो V माइनस NB होना चाहिए. उन्होंने एक नेगेटिव करेक्शन टर्म अप्लाई किया, तो करेक्शन इन वॉल्यूम नेगेटिव करेक्शन टर्म, he applied negative correction term in the volume and the free volume or the ideal volume is V minus NB because some of the volume is occupied by the gas molecules and that B is called excluded volume or the co-volume per mole of gas. और इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू पाई गई 4 times into Na into 4 by 3 pi r cube. This is the value you should remember of the B for a gas and where R is radius of gas molecule and Na is Avogadro number. Na is Avogadro number and R is the radius of the, और ये 4 गुना होता है मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम का. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स दो पास पास हैं तो उनके बीच में भी इतनी जगह नहीं हो सकती कि कोई तीसरा मॉलिक्यूल उनके बीच में आ जाए, तो वो स्पेस भी छोड़ना पड़ता है. तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है. सो द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल इज V माइनस NB और B की वैल्यू याद रखें 4 into Na into 4 by 3 pi r cube where R is the radius of the gas molecule assuming spherical shape. Taking spherical, तो spherical shape मानते हुए R is the radius of the gas molecule. तो ये करेक्शन टर्म उन्होंने अप्लाई किया कि रियल गैस में आइडियल वॉल्यूम जो होना चाहिए
वो दिस मच शुड बी अवेलेबल। दूसरा करेक्शन टर्म अप्लाई किया उन्होंने प्रेशर के लिए। पॉजिटिव करेक्शन टर्म क्या था वो, पहले यहां ये बात लिख लो, फिर मैं आएंगे उस पर। नोट इट डाउन। बी, करेक्शन इन प्रेशर। प्रेशर में भी करेक्शन किया उन्होंने, पॉजिटिव करेक्शन टर्म। क्या लॉजिक लगाया वॉन डर वाल्स साहब ने? वॉन डर वाल्स साहब ने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मान लिए। वॉन डर वाल्स कंसिडर्ड attractive forces between गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस माने उन्होंने। मान लो ऐसा था ये एक मान लो ये गैस है और मान लो कोई मॉलिक्यूल ए है यहां जिस पर हर तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये कोई मॉलिक्यूल बी है जिस पर जो दीवार से टक्कर मारने वाला ही है, जिस पर पीछे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फ्रंट में नहीं है। ये मॉलिक्यूल मान लो बी हुआ। और प्रेशर मेजर करने के लिए तो मैनोमीटर यूज करते हैं। सो दिस इज द मैनोमीटर। मान लो H है, ये मरकरी भरी हुई है। तो P ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज नथिंग बट कितना, P एटमॉस्फियर प्लस HdG। P ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज द रियल प्रेशर, रियल गैस प्रेशर। ऑब्जर्व भाई एक्चुअल रियल गैस है, तो जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो भी तो रियल गैस का ही होगा। एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया। सो P एटमॉस्फेयर प्लस HdG। ये तरीका होता है मैनोमीटर यूज करके। तो दिस इज ह्यूज शेप्ड मैनोमीटर। क्या लॉजिक लगाया उन्होंने क्यों पॉजिटिव करेक्शन टर्म अप्लाई किया इन प्रेशर? उसका रीजन था क्या कहा उन्होंने कहा कि ये जैसे मान लो कंटेनर है, इसमें रियल गैस भरी हुई है। मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है, सेम गैस है। अगर ए जो बल्क में है, मिडिल में है, उस पर नेट फोर्स इज जीरो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं एंड दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नेट फोर्स और नेट प्रेशर एप्लीकेबल ऑन ए इज जीरो। कई बार इसे इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं, विच इज जीरो। तो नो नेट फोर्स एप्लीकेबल ऑन द गैस मॉलिक्यूल ए। बट जो बी मॉलिक्यूल है, जो प्रेशर क्रिएट करने वाला है, विच इज अबाउट टू कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, दीवार से टक्कर मारने वाला है, तो दीवार का प्रेशर उन्होंने जीरो मारा कि दीवार के मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या नेग्लिजिबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो दीवार, जो बी मॉलिक्यूल है, जो दीवार से टक्कर मारने वाला है, उसके पीछे भी तो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। अकेला मॉलिक्यूल थोड़ी है कंटेनर में। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उन्होंने अट्रैक्शन माना। अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल दीवार से टक्कर मारने वाला था, उसमें पीछे की तरह एक विस्कस ड्रैग लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल दीवार से टक्कर मारता है उसकी वेलोसिटी घट जाती है। और वेलोसिटी घटेगी तो मोमेंटम भी घटेगा, मोमेंटम घटेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगा, फोर्स कम लगेगा दीवार से, तो प्रेशर भी कम आएगा। तो ये कम आया हुआ प्रेशर है। आइडियल गैस होती तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होते, वेलोसिटी में कोई कमी ना आती और वो खूब तेजी से जाकर टक्कर मारता और हाई प्रेशर जनरेट करता। तो ही अप्लाइड ए पॉजिटिव करेक्शन टर्म इन ऑब्जर्व प्रेशर और रियल गैस प्रेशर टू गेट द आइडियल प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि P आइडियल इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड या P प्लस पॉजिटिव करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म।
ये हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ वॉन डर वॉल्स इक्वेशन उनके लॉजिक के हिसाब से। हालांकि वॉन डर वॉल्स इज नॉट द ओनली पर्सन जिन्होंने ये एप्लीकेशंस, जिन्होंने ये करेक्शन टर्म अप्लाई किए, ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद तो 20 और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी इक्वेशन दे दी, बर्थलॉट इक्वेशन, क्वांग इक्वेशन, विरियल इक्वेशन, सो मेनी आर देयर, डाइट्रीसी इक्वेशन, सो मेनी आर देयर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड। और वॉन डर वॉल्स से अच्छे रिजल्ट दिए उन्होंने जो इक्वेशन नई बनाई, वॉन डर वॉल्स की इक्वेशन भी काफ़ी फेमस थी। पहला व्यक्ति हमेशा फेमस होता है, कुछ काम नया करता है वो, तो उसके बाद तो धीरे धीरे छोटे छोटे डेवलपमेंट आते रहते हैं। तो वॉन डर वॉल्स से बेहतर इक्वेशन भी आ चुकी हैं, बट हमें तो वॉन डर वॉल्स ही पढ़नी है, वही हमारे सिलेबस में है। तो वॉन डर वॉल्स ने क्या लॉजिक लगाया, उन्होंने ये लगाया कि जो मॉलिक्यूल दीवार से टक्कर मारने वाला है, चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, पीछे वाले मॉलिक्यूल उसको खींचते हैं पीछे की तरफ से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो कम वेलोसिटी से टक्कर मारता है और ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम आता है। तो रियल आइडियल गैस अगर होती तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना लगते, जोर से टक्कर मारता, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसमें एक प्रेशर करेक्शन टर्म ऐड किया जाना चाहिए। तो प्रेशर P ऑब्जर्व्ड या P बोल दो तो P प्लस करेक्शन टर्म, और ये करेक्शन टर्म दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर करेक्शन टर्म डिपेंड्स ऑन the following two factors. कौन सा? A। पहला फैक्टर तो ये कि प्रेशर करेक्शन टर्म डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो ये कि ग्रेटर द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, that is n upon v, capital N upon v, number of molecules per unit volume or moles per unit volume. तो greater the number of gas molecules per unit volume, that is this, greater will be the correction term. तो इसका मतलब प्रेशर करेक्शन टर्म is directly proportional to n upon capital V. N is the number of moles of the gas per unit volume, because number of moles is directly proportional to number of molecules. सुनो क्या बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो B मॉलिक्यूल दीवार से टक्कर मारने वाला है तो पीछे की तरफ ड्रैग ज्यादा लगेगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ड्रैग ज्यादा लगेगा, प्रेशर में कमी आएगी, उतना ही बड़ा करेक्शन टर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सो द प्रेशर करेक्शन टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n upon V। साथ में B, ये तो एक कोलिजन के लिए था, n upon V। कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी टक्कर मार रहा है दीवार से, दूसरा मॉलिक्यूल भी टक्कर मारेगा तो उस पर भी ड्रैग लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, तो उस पर भी यही टर्म अप्लाई करना है। तो मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट वॉल्यूम, या मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ग्रेटर विल बी द करेक्शन टर्म। तो ग्रेटर is the number of collisions with wall of vessel, greater will be the pressure correction term। और number of collisions with the wall of container again depends on more number of molecules per unit volume। so pressure correction term एक बार और, तो इसका मतलब pressure correction term एक बार फिर directly proportional to n upon v। किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर टकराते समय करेक्शन टर्म ये आया, और कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उसमें हर बार करेक्शन टर्म अप्लाई करो। 1000 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो 1000 बार n by v अप्लाई करो। तो इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू अप्लाई n by v into n by v। ओवरऑल प्रेशर करेक्शन टर्म इज n upon v का होल स्क्वायर। मैं ये हटा रहा हूं लेफ्ट साइड में ताकि बात लिख सकूं। हालांकि इसके डेरिवेशन पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी हमें तो पढ़ाना ही होता है, कम से कम कई बातें तो सीखते हो आप। तो ओवरऑल
pressure correction term is directly proportional to n upon v का whole square is equal to a into n upon v का whole square, where a is proportionality constant. तो इसका मतलब यह हुआ कि आइडियल गैस का प्रेशर हुआ P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। दोनों करेक्शन टर्म अगर अप्लाई करते हो यूजिंग बोथ द करेक्शन टर्म्स इन द आइडियल गैस इक्वेशन, तो P की जगह P आइडियल मतलब P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसे बोलते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेयर P इज प्रेशर ऑफ रियल गैस। रियल गैस का प्रेशर है ये, एंड V इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो इसका मतलब आइडियल प्रेशर कौन सा है? ये है आइडियल प्रेशर। आइडियल वॉल्यूम कौन सा है? V माइनस एन बी इज द आइडियल वॉल्यूम। तो ये करेक्शन टर्म अप्लाई किए। हियर P इज द रियल गैस प्रेशर, P इज द ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर तो रियल गैस का ही होगा ना, और V इज द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ द गैस, सो दैट इज ऑल्सो रियल। सो आइडियल वॉल्यूम इज द फ्री वॉल्यूम दिस मच। आइडियल गैस का प्रेशर जो है वो रियल गैस से ज्यादा होता बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो उन्होंने एक पॉजिटिव करेक्शन टर्म अप्लाई किया, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये है वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिन्हें ए और बी को बोलते हैं वॉन डर वाल्स कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं इसको एक बार, राइट साइड में जो लिखा है उसको क्लीन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ वॉन डर वाल्स इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि करेक्शन टर्म पॉजिटिव कहां था, नेगेटिव कहां था, और कितना कितना था। अच्छा, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन, दोबारा लिखते हैं पहले एक बार, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, P प्लस ए अपॉन वी अपॉन एन का होल स्क्वायर, एन से डिवाइड कर दो तो V अपॉन एन माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो इसको जरा कैसे लिखेंगे, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, Vm माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये और ये इक्वेशन सेम ही तो हैं, कहलाती हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। दिस इज वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ए और बी कहलाते हैं वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स। A and B are called van der Waals constants of gas. Depend on nature of gas, but independent of pressure and temperature. ना प्रेशर पर डिपेंड करे ना टेम्परेचर पर डिपेंड करे, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ गैस। हीलियम के लिए कुछ अलग वैल्यूज होंगी, ऑक्सीजन के लिए कुछ अलग वैल्यूज होंगी, अमोनिया के लिए कुछ अलग वैल्यूज होंगी, बट विल बिकम कांस्टेंट या विल बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये कहलाता है एक तरीके से वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ऑफ द गैस ए एंड बी। इनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या यूनिट्स हैं, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज पॉइंट्स we are going to take up in the next video lecture। तो guys, हमने आज वॉन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स को भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द रियल गैस। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑल दैट वी शैल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।